आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम हरिशंकर परसाई द्वारा रचित संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई नामक व्यंग्यात्मक निबंध है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम हरिशंकर परसाई का लेखक परिचय पढ़ते हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ। 18 वर्ष की अवस्था में जंगल विभाग में नौकरी की। खंडवा में 6 महीने तक अध्यापक रहे। 1941 से 1943 के मध्य शिक्षण कार्य का अध्ययन कर 1943 में वहीं मॉडल हाई स्कूल में अध्यापक हो गए। 1952 में यह सरकारी नौकरी छोड़ दी। इसके बाद 4 साल तक प्राइवेट स्कूलों में नौकरी की। नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। फिर नौकरी छोड़कर स्वतंत्र लेखन की शुरुआत 1957 से की। जबलपुर से वसुधा नामक जो साहित्यिक मासिक पत्रिका है वह निकाली। कहानियाँ, उपन्यास, निबंध एवं अन्य बहुत सी विधाओं में लेखन के बावजूद भी आप मूलतः व्यंग्यकार के रूप में विख्यात रहे। 10 अगस्त 1995 को जबलपुर मध्य प्रदेश में इनका निधन हो गया। हरिशंकर परसाई हिंदी के पहले ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलवाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से निकालकर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। हरिशंकर परसाई की पहली रचना स्वर्ग से नर्क जहाँ तक मानी जाती है, जो कि मई 1948 में प्रहरी में प्रकाशित हुई। इसमें उन्होंने धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास पर कड़ा प्रहार किया। इन्होंने सैकड़ों रचनाओं का लेखन किया जो कि विविध संग्रहों से संकलित है। तब की बात और थी। भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का ज़माना, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का ताबीज़ और अंत में प्रेमचंद के फटे जूते, माटी कहे कुमार से एवं काग भगोड़ा इनके व्यंग्य निबंध है। इन्होंने कहानियाँ भी लिखी। इनके कहानियों के प्रमुख संकलन हैं हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोलाराम का जीव व 2 नाक वाले लोग आदि। उपन्यास में देखिए रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल। व्यंग्य संग्रह देखिए वैष्णव की फिसलन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र एवं विकलांग श्रद्धा का दौर। संस्मरण, तिरछी रेखाएं, मरना कोई हार नहीं होती, सीधे सादे और जटिल मुक्तिबोध, बाल कहानी, चूहा और मैं, लघु कथाएं, चंदे का डर, अपना पराया, दानी, रसोई घर और पाखाना, सुधार, समझौता, यस सर, अश्लील आदि। ये इनकी लघु कथाएं हैं। आगे देखिए परसाई जी ने पाखंड, बेईमानी, भ्रष्टाचार आदि पर व्यंग्यों की गहरी चोट की है। जहाँ तक भाषा का सवाल है, इनकी भाषा में व्यंग्य की प्रधानता है। भाषा सामान्य होते हुए भी विशेष क्षमता रखती है। एक एक शब्द तीखापन लिए होता है। हिंदी के अलावा उर्दू एवं अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी खुलकर किया है। इनकी रचनाओं में भाषा, भाव और भंगिमा के अनुरूप स्वरूप बदलती है। भाषा शैली में भी सहज परिवर्तन होता है और वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में सफल रहती है। आपको विकलांग श्रद्धा का दौर कृति हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। पाठ परिचय देखिए। प्रस्तुत पाठ संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई एक व्यंग्यात्मक निबंध है।
यह परसाई के निबंध संग्रह शिकायत मुझे भी है से लिया गया है। इस निबंध के माध्यम से व्यंग्यकार विचारों और आचरण में विरोध का उद्घाटन सशक्त तरीके से करता है। इस निबंध में घटनाओं के कई ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिनमें थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियों के दबाव में सिद्धांतवादियों के सिद्धांत टूट जाते हैं। आचरण और विचार के विरोध व्यवहार में दोगलेपन को प्रस्तुत करना ही यहाँ व्यंग्यकार परसाई जी का प्रमुख उद्देश्य है। मूल पाठ देखिए। मेरे एक दोस्त हैं, लेखक कहते हैं, वैज्ञानिक दृष्टि वाले आधुनिक बुद्धिवादी। यानी मेरे एक दोस्त हैं जो वैज्ञानिक दृष्टि वाले हैं और बुद्धिवादी हैं, यानी बुद्धिवाद को मानने वाले हैं। परिवार से नाता तोड़कर 21 सालों से राजनीतिक कार्यों में लगे हुए हैं। यानी परिवार से कोई मतलब नहीं है और 20 साल से राजनीतिक कार्यों में लगे हुए हैं। उनका कोई है, मुझे पता नहीं था, पर उनका भी कोई था। पिछले हफ्ते प्रयाग की गाड़ी में मुंडे सिर मिल गए। पूछा, कहाँ जा रहे हो? बोले, प्रयाग। लोग चोरी करने जाते हैं तब इस शहर को इलाहाबाद कहते हैं, पिंडदान करने जाते हैं तब प्रयाग कहते हैं। पूछा, मुंडन किस लिए? बोले, फादर की मृत्यु हो गई। मैंने कहा, मुझे पहली बार मालूम हुआ कि आप भी फादर रखते थे। यूँ कोई बुरी बात नहीं है, जिनकी हैसियत है वे एक से ज़्यादा भी बाप रखते हैं। एक घर में, एक दफ्तर में, एक दो बाज़ार में, एक एक हर राजनीतिक दल में। इधर एक आदमी है जिसके परसों तक 35 बाप थे। कितने? 35। कल संविद सरकार टूट रही है तो 15 रह गए। यानी वह सरकार जिसमें अनेक दलों के विधायक शामिल हो, उन्हें क्या कहते हैं? संविद सरकार कहते हैं। वे टूट रही है तो 15 रह गए। आज वह सरकार थम गई तो 38 बाप हो गए हैं। मुझे उनके पिता की मृत्यु का कतई दुख नहीं था। उन्हें मैं जानता नहीं था। फिर वे 80 के थे और उनके मरने से कोई अनाथ नहीं हुआ था। दोस्त को भी दुख नहीं था, कुछ पछतावा जरूर था। मुझे उसकी चिंता थी जिसे उन्होंने 20 साल से सच्चा पिता मान रखा था, यानी मार्क्सवाद को। उन्होंने खुद अपने हाथों मार्क्सवाद का मुंडन कर दिया था। उनके हाथ में एक छोटी सी थैली थी। मैंने पूछा, इसमें क्या है? बोले, उनकी राख है, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम? मैंने कहा, मैं समझा। इसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है जिसका संगम में विसर्जन होगा। पहले वे चिढ़े, यानी उनको गुस्सा आया, वो चिढ़ने लगे। फिर कहने लगे, यार यह बड़ा विकट संघर्ष है। एक तो संस्कार और फिर परिवार की भावना। इस संघर्ष से मैं अनजान नहीं। चाचा की मृत्यु के बाद मैंने श्राद्ध नहीं करने का ऐलान कर दिया। मेरी जो फजीयत हुई मैं ही जानता हूँ। उनके करने वाले और भी थे। चाचा मेरे भरोसे तो परलोक गए नहीं थे। मुझ जैसे के भरोसे कोई परलोक क्या, यह लोक भी नहीं बनाएगा। मेरे मन में एक ही सवाल था, अगर किसी सामाजिक क्रांति में बौद्धिक विश्वास के साथ कोई लगा हो और तभी चाची कह दे कि बेटा तुम्हारे चाचा की आत्मा को दुख होगा, परलोक में उनकी दुर्गति हो जाएगी, तब क्रांतिकारी क्या करेगा? परिवार की भावना की रक्षा भी तो करनी पड़ती है। तब क्या वह यह कहेगा कि चाची अगर तुम्हारी यह भावना है तो मैं क्रांति छोड़ देता हूँ। फिर वे कहते हैं, मेरे एक दोस्त है, मुझसे ज़्यादा वैज्ञानिक दृष्टि संपन्न, विचार और कर्म दोनों से क्रांतिकारी, यानी विचारों से भी और काम करने के तरीके से भी वे क्या हैं? क्रांतिकारी हैं। मैं ही उनसे ज्ञान और प्रेरणा लेता रहा हूँ। एक दिन मैंने उन्हें धोती पहने, पालथी मारे, सत्यनारायण की कथा पर बैठे रंगे हाथों पकड़ लिया। मुझे लगा जैसे एम्बुलेंस की गाड़ी में ही मुझे कुचल दिया हो। मैंने दूसरे दिन उनसे पूछा, झूठ नारायण, यह तुम्हारी क्या हरकत है? उसने कहा, यार मदर इन लॉ ने
बहुत जोर डाला था। मदर इन लॉ यानी सास, उसने बहुत जोर डाला। मेरा ख्याल था मदर इन लॉ सास से अलग किस्म की होती होगी। नहीं, सिर्फ तजुर्बे का फ़र्क है। यह जो मदर इन लॉ कहलाती है क्रांति की दुश्मन होती है। क्रांति का पहला और सबसे बड़ा संघर्ष मदर इन लॉ से निपटना है। बात यह है कि वह बीवी दे देती है। बीवी कर्तव्यों को आगे बढ़ाते हुए बच्चे दे देती है। तब मदर इन लॉ आकर कहती है, लाला अपना नहीं तो बच्चों का तो ख्याल करो। लाला की क्रांतिकारिता भ्रांतिकारिता में बदल जाती है। मदर इन लॉ के शिकार 20-25 क्रांतिदर्शियों की हड्डियां तो इधर मेरे पास ही रखी हुई है और लोगों के पास भी होगी। संस्कार और शास्त्र की लड़ाई बड़ी दिलचस्प होती है। संस्कार और अर्थशास्त्र की एक लड़ाई मैंने साफ देखी है। देखिए वह कौन सी लड़ाई है कि एक शहर में 2 साल पहले किसी सांस्कृतिक आयोजन में गया था। लेखक कह रहा है, एक साहित्यिक रुचि के सज्जन बहुत पीछे पड़े कि मेरे घर चाय पीने चलिए। हर बार आग्रह के साथ वे यह जरूर जोड़ते, सरिता ने भी कहा है। समझा सरिता जी इनकी पत्नी होगी और साहित्य पढ़ती होगी और कुछ कविता वगैरह भी लिखती होगी। चाय पीने पहुंचा तो बैठक से उन्होंने पर्दे की तरफ मुंह करके मेरे आने की घोषणा कर दी। दुविधाग्रस्त अर्ध आधुनिक परिवारों में इसके बाद क्या होता है इसका मुझे बहुत अनुभव है। पत्नी आती है, नमस्ते के बाद बने बनाए वाक्य बोलती है, हम आपकी कहानियाँ पढ़ते रहे हैं, इतनी हंसी आती है, इतनी हंसी आती है कि बस कुछ मत पूछिए। इसी वक्त उसे याद आता है कि दाम्पत्य संहिता का नियम 73 कहता है, पत्नी अपना स्वतंत्र मत व्यक्त न करे। व्यक्त करना ज़रूरी हो तो उसमें पति को शामिल करे। वह पति को शामिल कर लेती है। क्यों, वह कौन सी कहानी पढ़ी थी हम लोगों ने पिछले हफ्ते। यानी लेखक कहता है कि इस प्रकार की बातें होती है। अगर बच्चा भी हुआ तो अंकल जी को उससे नमस्ते कराया जाता है। कहा जाता है, अंकल तुम्हें बहुत मज़ेदार कहानी सुनाएंगे। कभी मुझसे वहीं बच्चे को कहानी सुना देने का आग्रह भी किया जाता है। नुस्खे मेरे पास सब तरह के रहते हैं। प्रौढ़ों के लिए डायबिटीज़ का नुस्खा भी रखता हूँ, बच्चों के लिए कुकुर खांसी का भी। मैं बच्चे को राक्षस की कहानी फ़ौरन सुना देता हूँ। आग्रह हो तो उनके ससुर को भी कृष्ण सुदामा की कहानी सुना दूँ। बैठक में मैंने सोचा कि अब सरिता जी बाहर आएंगी और वहीं यांत्रिक चर्चा चलेगी जो अमूमन चलती है। बड़ी देर हो गई। सरिता जी तो क्या, नाली जी भी नहीं निकली। सोचा चाय लेकर आएंगी, पर थोड़ी देर बाद सांकल बजी। पति महोदय भीतर गए और चाय की ट्रे लेकर आ गए। फिर क्या हुआ, भीतर से एक बिल्ली निकली। उस घर में बिल्ली एकमात्र मादा थी जो पर्दा नहीं करती थी। मतलब ये व्यंग्य है कि उस घर की जो औरतें थी वो पर्दे में थी, कोई सामने नहीं आई। सांकल धातु युग से चली आती घरेलू कॉलबेल है। सरिता जी कुछ संस्कार अपने घर से लेकर आई होंगी, कुछ यहाँ मिले होंगे। वह पांव दरवाजे की तरफ बढ़ाती है तो हाथ सांकल पर चला जाता है। मगर जब यह स्थिति है तो इस आदमी ने बार बार क्यों कहा था, सरिता ने भी आने को कहा है। इस दृश्य में सरिता का कुल इतना रोल है कि वह नेपथ्य में सांकल बजाती है, यानी जो पर्दे के पीछे है वहाँ से सांकल बजाती है। अगर इस आदमी को सरिता को भी मंच पर लाना है तो सांकल को निकाल फेंकना चाहिए, मगर तब वह थाली बजाने लगेगी। फिर क्या हुआ देखिए, 2 साल बाद फिर उस शहर में आया। वे मुझे फिर चाय के लिए ले गए। इस बार उन्होंने नहीं कहा कि सरिता ने भी आग्रह किया है। उसने नेपथ्य वाला हिस्सा नाटक से काट दिया होगा। मैं बैठक में पहुंचा।
उसने पर्दे की तरफ मुंह करके मेरे आने की घोषणा नहीं की, पर ज़रा देर बाद ही सरिता जी ट्रे लेकर बाहर आई। एक आध औपचारिक बात की, फिर घड़ी देखी, बोली, आप लोग चाय पिए, मेरे स्कूल का वक्त हो गया। और वे चप्पल फटकारती सीढ़ी से उतर गई। यानी 2 साल में देखो कितना परिवर्तन आ गया। श्रीयुत सरितापति बोले, स्कूल में नौकरी कर ली है, आजकल एक की कमाई से पूरा नहीं पड़ता है। समझ गया। अर्थशास्त्र ने संस्कार को धोबी पछाड़ दे दी। हमारे ज़माने में नारी को जो भी मुक्ति मिली है, क्यों मिली है? आंदोलन से, आधुनिक दृष्टि से, उसके व्यक्तित्व की स्वीकृति से नहीं। उसकी मुक्ति का कारण महंगाई है। नारी मुक्ति के इतिहास में यह वाक्य अमर रहेगा कि एक की कमाई से पूरा नहीं पड़ता। अर्थशास्त्र संस्कारों के सीने पर चढ़कर गला दबा रहा है। इधर एक लड़के ने लड़की को उसी की इच्छा से भगाकर सरकारी शादी कर ली है। लड़का योग्य, सुंदर और अच्छी नौकरी वाला। पहले लड़की की माँ के संस्कारों ने जोर मारा और उसने हाय तौबा मचाया। अर्थशास्त्र से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने संस्कारों को एक पटकनी दी। माँ ने सोचा, यह जो 15,000 दहेज के लिए रखे थे, साफ बचे। फिर 15,000 में भी इतना अच्छा लड़का नहीं मिलता। उन्होंने कार्ड बांटकर दावत दे दी। यानी लेखक ने 2-3 ऐसे उदाहरण हमारे समक्ष प्रस्तुत किए हैं, जिसके अंतर्गत साफ साफ पता चलता है कि अर्थशास्त्र ने संस्कारों को धोबी पछाड़ दे दी। और हर युग में एक ही बात सामने आती है नारी मुक्ति के इतिहास में कि एक की कमाई से पूरा नहीं पड़ता। तो इस प्रकार आज हमने हरिशंकर परसाई द्वारा रचित जो व्यंग्यात्मक निबंध है उसके बारे में अध्ययन किया है। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।